हम आज एक नॉन कॉर्डेट का एक फाइलम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है निडेरिया। बेसिकली ये जो निडेरिया है वो एक नया नाम है और निडेरिया के जो है वो उसके पहले निडेरिया के पहले जो इस फाइलम को नाम दिया गया था वो क्या था, सिलेंट्रेटा नाम दिया गया था। सिलेंट्रेटा फाइलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी होती है और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैविटी है उसको हम सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। तो सिलेंट्रॉन कैविटी होती है इसीलिए इनको सिलेंट्रेटा कहते हैं और इनको नाम निडेरिया इसलिए दिया गया है क्योंकि पूरे के पूरे एनिमल किंगडम के अंदर इनके अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है जिनका की नाम है नीडोब्लास्ट सेल्स, यानी कि दंश कोशिकाएं। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर अन्य और कोई भी किंगडम नहीं है जहां पर की और कोई भी फाइलम नहीं है जहां पर कि इस तरीके की नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है इसीलिए इस संघ का नाम क्या रख दिया गया है, निडेरिया रख दिया गया है। यदि हम इस फाइलम के अंदर आवास की बात करते हैं तो ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर पाए जाते हैं और ज्यादातर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर मिलने वाला जैसे एक ऑर्गेनिज्म है सिलेंट्रेटा का सबसे कॉमन मेंबर है और जिसका की नाम क्या है, हाइड्रा है। सिमेट्री की बात करो, सिमेट्री, तो सिमेट्री कैसे होते हैं, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, राइट। सिमेट्री कैसी, अलग अलग तरीके की सिमेट्री होती है। तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अरीय सममिति इनके अंदर पाई जाती है। अरीय सममिति का मतलब होता है कि कोई भी एक प्लेन जो सेंटर से होकर गुजरता है वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यदि हम इस फाइलम निडेरिया के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शरीर संगठन की बात करें, तो इनके अंदर सेल टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि कोशिका उत्तक प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, यानी कि कोशिकाएं मिलकर और उत्तक का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। बॉडी वॉल, देह भित्ति, बाहरी जो देह भित्ति होती है वो देह भित्ति के आधार पर ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, यानी कि ये कैसे कहलाते हैं, द्विकोरकी या हम इसको द्विस्तरीय कह सकते हैं। इनके अंदर दो लेयर्स होती है, एक बाहर की लेयर एक्टोडर्म कहलाती है जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं और एक एंडोडर्म होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से भी जान सकते हैं, राइट। या तो आप इसको हिंदी में अधिचर्म और जठरचर्म भी कह सकते हो। और इस पॉइंट को देखिए, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक नॉन सेल्यूलर अकोशिकीय जेलीनुमा परत पाई जाती है और इस नॉन सेल्यूलर जेली लाइक लेयर को हम क्या कह देते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। तो बाहर क्या है, एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है और दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर जेली लाइक लेयर पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं इस सिलेंट्रेटा के मेंबर्स, वो कुछ तो कैसे होते हैं, एकल होते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा एक सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म है, एकल ऑर्गेनिज्म है। या फिर कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि निबही होते हैं, जैसे ओबिलिया जो होता है वो कॉलोनी बनाकर रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेडेंट्री का मतलब होता है स्थानबद्ध, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि ओबिलिया। या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं, जैसे कि ओरिलिया यानी कि जेलीफिश। यदि हम इनके बॉडी फॉर्म्स की बात करें, यदि शरीर के स्वरूपों की बात करें, जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। सिलेंट्रेटा संघ की विशेषता है कि इनके अंदर बहुरूपता देखने को मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, राइट। बॉडी फॉर्म्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक का नाम है पॉलिप और एक का नाम है मेड्यूसा। वन इज नॉन एज पॉलिप, अनदर इज नॉन एज मेड्यूसा। ये जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, सेसाइल होता है, राइट, यानी कि स्थानबद्ध होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल या थ्रेड लाइक होता है, बेलनाकार होता है। और ये कैसा फेज है, एसेक्सुअल फेज है। वापस से बोल दूं, पॉलिप कैसा है, पॉलिप एक सेसाइल अवस्था है, राइट, यानी कि ये मुक्त प्लावी अवस्था नहीं है, ये स्थानबद्ध प्रावस्था है, ये बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और ये क्या है, एक एसेक्सुअल फेज है, ये एक अलैंगिक प्रावस्था है। एग्जाम्पल, पॉलिप जो स्वरूप होता है वो उसका एग्जाम्पल कौन कौन है, तो हाइड्रा और एडमासिया मतलब कि सी एनीमोन। तो एडमासिया और हाइड्रा के अंदर पॉलिप स्वरूप पाया जाता है। और यदि हम मेड्यूसा स्वरूप देखें तो वो किसमें पाया जाता है, तो उसके पहले ये जाने कि मेड्यूसा स्वरूप है कैसा। ये मुक्त प्लावी होता है, ये छत्रीनुमा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है
और ये सेक्सुअल फेज होता है, लैंगिक प्रवस्था होती है। जैसे कि उदाहरण कौन सा है, ओरिलिया यानी कि जेलीफिश। तो ये पॉलिप और मेडुसा। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर की ये दोनों ही स्वरूप इकट्ठा पाए जाते हैं। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनमें कि ये दोनों स्वरूप इकट्ठा पाए जाते हैं। और जब दोनों स्वरूप इकट्ठा पाए जाते हैं तो ये क्या दर्शाते हैं, पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि ये जो सिलेंट्रेट्स के अंदर जो पीढ़ी एकांतरण होता है, पॉलिप के बाद में मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, राइट, इस पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं? तो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण को हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। ओके, और मेटाजेनेसिस का तात्पर्य क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली, पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा, राइट। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो देखिए, पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप, ओके, ये क्या हो गया, पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसको हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस, इस लाइन को देखिएगा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, अलैंगिक जनन के द्वारा, और मेडुसा से पॉलिप बन जाता है लैंगिक जनन के द्वारा। तो मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो ये जो मेटाजेनेसिस है, पीढ़ी एकांतरण है, यानी कि ये जो दोनों स्वरूप हैं पॉलिप और मेडुसा, ये किस में पाए जाते हैं, ओबिलिया के अंदर पाए जाते हैं। इनके यदि हम बॉडी प्लान की बात करें, राइट, बॉडी प्लान, तो इस बॉडी प्लान जो होता है इनका, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि इनके एक सिरे के ऊपर माउथ है लेकिन दूसरे सिरे के ऊपर एनस नहीं होती है, यानी कि गुदा नहीं होती है। ओके, तो इनके अंदर क्या होता है, केवल अग्र सिरे के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, वो भी कहां पर, हाइपोस्टोम पर। हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है। इसी एक ही ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से भोजन को ग्रहण भी किया जाता है और बाहर भी निकाला जा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकाला जा सकता है। लेकिन इनके अंदर एनस नाम का छिद्र नहीं होता, यानी कि इनके अंदर गुदा नहीं पाई जाती है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब ये है कि एक सिरे के ऊपर माउथ तो है लेकिन दूसरे सिरे के ऊपर एनस नहीं है। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा था कि सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, सिलेंट्रेटा संघ को सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सिलेंट्रोन कैविटी होती है। सिलेंट्रोन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को चारों तरफ से सराउंड किए हुए कौन सी लेयर होती है, तो गैस्ट्रोडर्मिस होती है। ओके, साथ के साथ याद रखना कि इसको हमने निडेरिया इसलिए कहा था क्योंकि इनके अंदर स्पेशल सेल्स मिलती है, केवल सिलेंट्रेटा संघ के अंदर ही स्पेशल सेल्स मिलती है जिनको कि हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स कहो या इसको दंश कोशिका भी कहते हैं हिंदी के अंदर। और इन कोशिकाओं का इन प्राणियों के अंदर क्या रोल होता है, तो ये शिकार को पकड़ने में, कैप्चर करने के अंदर मदद करते हैं। ये सुरक्षा के अंदर, डिफेंस के अंदर काम आती है, लोकोमोशन के अंदर काम आती है, घमन के अंदर काम आती है, और आक्रमण करने के अंदर, अटैक करने के अंदर भी ये सेल्स काम आती है। यदि हम डाइजेशन की बात करें, पाचन की बात करें, तो सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो प्रकार का पाचन पाया जा सकता है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर, अंतःकोशिकीय व बाह्यकोशिकीय, दोनों प्रकार का पाचन जो है वो इनके अंदर पाया जा सकता है। और ध्यान रहे कि श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों के तीनों तंत्र क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। हाँ, इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का, आदिम प्रकार का नर्वस सिस्टम जरूर पाया जाता है। ओके, और इनके अंदर ब्रेन तो नहीं पाई जाती है, लेकिन ब्रेन के स्थान के ऊपर तंत्रिका जाल या नर्व नेट पाया जाता है। राइट, याद रखना, सबसे पहले सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी ही थे जिनके अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम का विकास हुआ। अब वो भले ही ब्रेन नहीं थी लेकिन नर्व नेट जरूर था। सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ वो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर हुआ। राइट, तो ये कुछ मुख्य कैरेक्टर्स थे फाइलम निडेरिया के। अब कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं कि इनके अंदर जनन कैसा होता है। राइट, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार का होता है वो देखिए। नाउ सी हियर, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर
अलैंगिक जनन भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल या सेक्सुअल, लैंगिक या अलैंगिक, दोनों प्रकार का हो सकता है। अब अलैंगिक जनन जो है वो तो आप जानते हो कि बहुत कॉमन सा होता है, इनके अंदर वो मुकुलन होता है। आप बहुत अर्लियर क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, हाइड्रा के अंदर आपने बडिंग को जरूर सुना होगा, राइट। तो बडिंग जिसको की कहते हैं, राइट, वो बडिंग जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन यदि सेक्सुअल फेज की बात करें तो सेक्सुअल जो होता है वो किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मकों के द्वारा होता है, यानी कि गैमेट्स के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि ये जो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक लिंगी या कैसे हो सकते हैं? द्विलिंगी, दोनों प्रकार के मेंबर्स हो सकते हैं। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, राइट। अब यदि इनके अंदर हम परिवर्धन की बात करें, परिवर्धन यानी कि हम डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट इनके अंदर प्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में फर्क क्या है कि प्रत्यक्ष में तो क्या होगा कि लार्वा क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रत्यक्ष डेवलपमेंट को बोलते हैं लार्वा अवस्था नहीं होती है, और अप्रत्यक्ष के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लार्वा प्रेजेंट होता है। अब प्रश्न उठता है कि लार्वा, कौन सा लार्वा? तो यहां पर लिख दूं मैं कि लार्वा, दो प्रकार के लार्वा जो है वो इस संघ के प्राणियों से संबंधित है। एक का तो नाम है प्लेनुला, प्लेनुला, और दूसरे का नाम है इफाइरा। जैसे कि प्लेनुला लार्वा जो है वो किस में मिल सकता है? ओबिलिया के अंदर, ओबिलिया के अंदर, और इफाइरा जो है वो किसके अंदर मिल सकता है? ओरिलिया के अंदर। ओके, प्लेनुला ओबिलिया के अंदर मिलता है लार्वा, और इफाइरा जो है वो किसके अंदर मिलता है? ओरिलिया के अंदर मिलता है। ओके, और लास्ट में आप देखें इनके अंदर पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है, अपार क्षमता पाई जाती है। इनके अंदर रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। ओके, तो ये तो थे सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स फाइलम सिलेंट्रेटा के। अब हम इस फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप यदि 11th क्लास के लेवल पे बात करते हैं तो केवल जनरल कैरेक्टर्स से काम चल जाएगा, लेकिन आप हायर स्टडीज़ के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए, या और भी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर आपको फाइलम्स का क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए। तो यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पूरा का पूरा जो सिलेंट्रेटा संघ है उसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजोआ फाइलम, यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में, 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो हम आइए पढ़ते हैं इनके क्लासेस के बारे में। देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा की क्लासेस का एक कंपैरेटिव अकाउंट दे रखा है। ये कंपैरेटिव अकाउंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, 3 क्लासेस मैंने लिख रखी है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। ओके, यदि हम हाइड्रोजोआ की बात करते हैं तो हाइड्रा का मतलब होता है हाइड्रोजोआ मींस एक्वेटिक एनिमल। ओके, साइफोजोआ का मतलब क्या होता है? कप एनिमल, कप लाइक एनिमल, और एंथोजोआ का मतलब होता है फ्लावर लाइक एनिमल। ओके, नाउ यदि हम इसकी बात करें, हैबिटेट्स की बात करें, हैबिटेट आवास की बात करें, तो हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजोआ का एक मेंबर है जिसका कि नाम है हाइड्रा, वो हाइड्रा जो है वो कहां पर पाया जाता है? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। लेकिन बाकी के जो दोनों क्लासेस हैं, साइफोजोआ की बात करें या एंथोजोआ की बात करें, तो साइफोजोआ और एंथोजोआ दोनों के अंदर ही आप देख सकते हो कि ये कैसे मैराइन ऑर्गेनिज्म से, इनमें फ्रेश वाटर क्रीचर्स नहीं मिलते हैं। नंबर 2, स्टेजेस। जैसा कि अभी हमने जनरल कैरेक्टर्स में आपने देखा था कि मैंने 2 बॉडी फॉर्म्स पढ़ाए थे, एक पॉलिप और मेडुसा, और मैंने कहा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं, कुछ के अंदर केवल पॉलिप होता है और कुछ के अंदर क्या होता है? मेडुसा होता है।
तो यदि मैं हाइड्रोजोआ के अंदर देखूं तो पॉलिप और मेडुसा अवस्था दोनों ही पाई जा सकती है। ओके, साइफोजोआ के अंदर केवल मेडुसा अवस्था जो होती है वो अधिक विकसित होती है, यानी कि पॉलीप्लॉइड स्टेज जो होती है या पॉलिप अवस्था जो होती है वो कम विकसित होती है या होती ही नहीं है। ओके, और एंथोजोआ के अंदर क्या होती है, केवल पॉलिप अवस्था होती है। तो आप यूं समझ लीजिए, यहां पर आप यूं भी कह सकते हो कि यहां पर पॉलिप और मेडुसा स्टेजेस होती है, यहां पर मेडुसा स्टेज होती है और यहां पर केवल क्या होती है, पॉलिप स्टेज होती है। राइट, अब दंश कोशिकाओं की बात करें, नीडोब्लास्ट सेल्स की बात करें। राइट, जैसा कि हम जानते हैं कि नीडोब्लास्ट सेल्स इस फाइलम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दंश कोशिकाओं के बारे में आपको पोजीशन मालूम होनी चाहिए कि वो है कहां पर। आपने देखा था कि इनकी देह भित्ति जो होती है वो द्विकोरकी होती है और देह भित्ति के ऊपर दो स्तर होते हैं, एक एक्टोडर्म और दूसरा जो है वो कौन सा, एंडोडर्म, या आप एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस कह दीजिए। तो यदि हाइड्रोजोआ क्लास की बात करें तो हाइड्रोजोआ क्लास के मेंबर्स में जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, दंश कोशिकाएं होती है, वो केवल प्योरली बाहरी लेयर यानी कि एक्टोडर्म के अंदर पाई जाती है, जबकि साइफोजोआ और एंथोजोआ दोनों में देख सकते हैं कि दंश कोशिकाएं एक्टोडर्म में भी पाई जाती है और एंडोडर्म में भी पाई जाती है। यहां पर भी देख सकते हो एंथोजोआ में एक्टोडर्म में भी पाई जाती है और एंडोडर्म में भी पाई जाती है। पीडी एकांतरण, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने आपको कहा था कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि पॉलिप से मेडुसा स्टेज बनती है और मेडुसा से क्या बनती है, पॉलिप स्टेज बनती है, जिसको कि हम क्रमशः क्या कहते हैं, पीडी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो पीडी एकांतरण किस में होगा, जिसमें पॉलिप और मेडुसा स्टेज दोनों पाई जाएगी। तो हाइड्रोजोआ के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज होती है, तो पीडी एकांतरण केवल यहां पर होगा। राइट, और साइफोजोआ और एंथोजोआ के अंदर देखो आप, यहां पर मेडुसा स्टेज है और यहां पर केवल पॉलिप स्टेज है, तो इनके अंदर पीडी एकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस जो है वो नहीं पाया जाएगा। तो पीडी एकांतरण केवल हाइड्रोजोआ के अंदर तो उपस्थित है और साइफोजोआ और एंथोजोआ के अंदर दोनों के अंदर ही क्या है, अनुपस्थित है। राइट, अब हम गुहा की बात करें। आपको मालूम है कि सिलेंट्रेट्स के बीच में सिलेंट्रोन कैविटी होती है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जठरवाहिनी गुहा होती है। तो ये कैसी होती है वो देखिए, तो ये बिल्कुल सिंपल होती है। हाइड्रोजोआ के अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है या जो सिलेंट्रोन कैविटी होती है वो बिल्कुल सरल होती है और पटयुक्त नहीं होती है, यानी कि गुहा के अंदर किसी भी प्रकार के कंपार्टमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, बीच में ऐसे कोई पट या कोई मिजेंट्री वगैरह नहीं पाई जाती है। जबकि साइफोजोआ के अंदर देखेंगे तो जो गुहा होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सरल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती है और पटीय होती है। पटीय का मतलब होता है कि गुहा के अंदर बहुत सारे ऐसे मिजेंट्रीज होते हैं, इस तरीके के मिजेंट्रीज होते हैं। राइट, ऐसे पट होते हैं जिसके कारण गुहा जो है वो कई सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और सेम चीज एंथोजोआ के अंदर भी इसी प्रकार की होती है, यानी कि जटिल और कैसी होती है, पटीय होती है। यदि हम मीजोक्लिया की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्म और जो गैस्ट्रोडर्मिस है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर मिलती थी जिसका कि नाम था मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया कैसी है, तो हाइड्रोजोआ के मेंबर्स के अंदर कैसी होती है, पूरी नॉन सेलुलर होती है, अकोशिकीय होती है और कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है। लेकिन यहां पर गौर करने की बात है कि साइफोजोआ के अंदर जो मीजोग्लिया होती है वो कैसी होती है, कोशिकीय होती है। यहां पर कैसी थी, अकोशिकीय, यहां पर कोशिकीय, यहां पर पतली थी, यहां पर मोटी होती है, तंतुमय होती है और जेली सदृश होती है। जबकि एंथोजोआ के मेंबर्स के अंदर यदि आप देखेंगे तो एंथोजोआ के मेंबर्स के अंदर कोशिकीय होती है और कैसी होती है, तंतुमय होती है। जनन अंगों की उत्पत्ति, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी उत्पत्ति किस परत से होती है, जनन अंगों की उत्पत्ति किस परत से होती है, तो हाइड्रोजोआ के अंदर एपिडर्मिस से होती है और बाकी दोनों के अंदर साइफोजोआ और एंथोजोआ के अंदर भीतरी परत से होती है, जिसका की नाम क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। ओके, और प्रतिनिधि जंतु इनका कौन है, तो हाइड्रोजोआ का प्रतिनिधि जंतु रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कौन है, तो हाइड्रा है। साइफोजोआ के अंदर क्या है, ओरेलिया है। और एंथोजोआ के अंदर जो है वो क्या है, प्रतिनिधि जंतु जो है उसका नाम क्या है, मेड्रीपोरा है। राइट, तो ये तो एक कंपैरेटिव अकाउंट था हाइड्रोजोआ क्लास, साइफोजोआ क्लास और एंथोजोआ क्लास का। अब मैं यहां पर कुछ आपको कैरेक्टर्स भी और पढ़ा देता हूं। राइट, कुछ कैरेक्टर्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो भी देख लीजिए। उसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे इन तीनों ही क्लासेस की। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर एक कंकाल की यदि हम बात करें, कंकाल की, राइट, स्केलेटन, कंकाल की यदि बात करें
तो इनके अंदर कंकाल जो है वो कंकाल जो है एज सच यहां पर क्या है, एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है, और केवल एंथोजोआ के जो मेंबर्स हैं उनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। ये जो एंथोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनको हम कोरल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कोरल्स भी कहते हैं। और ये कोरल्स जो होते हैं वो कोरल रीफ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि समुद्र की सतह पर कई किलोमीटर लंबाई तक ऑर्गेनिजम्स के, इन ऑर्गेनिजम्स के जो आउटर स्केलेटन होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और समुद्र के सरफेस के ऊपर एक पट्टी जैसी, एक लंबी पट्टी जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट, वो सबसे लंबी क्या है, कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ कैसे बनती है? जब एंथोजोआ के मेंबर्स के जो कंकाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल होता है वो आपस में जुड़ जाता है तो लंबी पट्टी सदृश रचना बना देता है और उसको हम क्या कह देते हैं, कोरल रीफ कह देते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए इनके कि हाइड्रोजोआ में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो देखिए हाइड्रा तो है ही है, साथ के साथ हाइड्रा के साथ में ही यहाँ पर ओबिलिया भी है, राइट, हाइड्रा है जैसे, ओबिलिया है यहाँ पर, राइट, फाइसेलिया, राइट, जिसको कि हम बोलते हैं पुर्तगाली योद्धा, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसको पुर्तगाली योद्धा के नाम से भी जानते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया, एक दो ऑर्गेनिजम्स और है, वलेला और पॉरपिटा। ये जो दोनों क्रीचर्स भी इसी से बिलोंग करते हैं और दोनों के दोनों कैसे, प्लावी जीव है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, प्लावी जीव है। तो ये जो एग्जांपल्स है वो किससे संबंधित है, हाइड्रोजोआ क्लास से संबंधित है। साइफोजोआ से संबंधित कौन कौन से हैं? तो देखिएगा कुछ अदर एग्जांपल्स, साइनिया, इसको हम सूर्य झेली के नाम से भी जानते हैं, राइट। एक और एग्जांपल है राइजोस्टोमा की विशेषता है कि इसके अंदर अनेक मुख होते हैं, अनेक मुख उपलब्ध होते हैं। और एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो कौन सा है, ओरिलिया, यानी कि जेलीफिश, जो इसका सबसे कॉमन मेंबर है। ये जेलीफिश तो कहलाते हैं लेकिन फिश नहीं होती है, ओके। तो साइनिया, राइजोस्टोमा और ओरिलिया। और एंथोजोआ के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? तो एंथोजोआ के अंदर आप देखिएगा जैसे कि कोरेलियम, इसको हम लाल मूंगा के नाम से भी जानते हैं, ओके। इसी तरीके से मेड्रीपोरा, इसको हम स्टैग हॉर्न कोरल कहते हैं, स्टैग हॉर्न कोरल के नाम से इसको जाना जाता है, ओके। गॉर्गोनिया, इसको हम बोलते हैं समुद्री पंखा, राइट। इसी तरीके से एडमासिया, इसको हम बोलते हैं सी एनीमोन, ओके। कोरेलियम, मेड्रीपोरा, गॉर्गोनिया, एडमासिया, ओके। पेनाटुला, इसको हम क्या कहते हैं, समुद्री कलम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ये कुछ खास मेंबर्स हैं जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो था वो वीडियो था कंप्लीट कैरेक्टर्स के ऊपर, सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर्स के ऊपर, और साथ के साथ उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। हम और भी नए फाइलम्स के साथ में आएंगे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।